सुप्रभात। और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण का आज तीसरा दिन है। और आज पढ़ेंगे वैश्वीकरण का भारत में जो प्रभाव हुआ है उसके बारे में, यानी कि अ, इसके जो कॉम्पैक्ट इंडिया में पड़े हैं इस बारे में पढ़ेंगे। और आज आपको दिख रहा होगा इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, भारत और वैश्वीकरण। तो भारत का वैश्वीकरण कब आया आपको सबको पता है, 1991। यानी कि भारत में नई आर्थिक नीति जो है वो 1991 में स्वीकार। इसका श्रेय किसको जाता है? मनमोहन सिंह को। श्रेय जाता है आपके आर्थिक स्थितियों को। और एलपीजी मॉडल भारत के लिए सही नहीं है, लेकिन उस समय ऐसी परिस्थितियां बन गई कि एलपीजी मॉडल को अपनाना जरूरी हो गया। जो भारत का इन्वायरमेंट है, अनडेवलप्ड कंट्री है, तो यहाँ पे या तो मिक्स्ड इकोनॉमी या कम्युनिस्ट इकोनॉमी ही बेहतर होगा। लेकिन वैश्विक दौड़ और हमारी आर्थिक स्थिति जो उस समय की थी, जो मैं बढ़ाने जा रहा हूँ, के चलते हमको एलपीजी मॉडल। और आप अभी समझ सकते हो ना कि आज एलपीजी मॉडल का असर क्या होगा। 255 अरबपति है, अगर उनके जो पूंजी है उनको निकाल दिया जाए तो पर कैपिटा इनकम 30-35-40 रुपया से भी ज्यादा नहीं होगा। अब सोचो कि इंडिया में 80 करोड़ लोगों को राशन पे जिंदा रहना पड़ रहा है, 5 केजी राशन मिलता है तब उनके घर का आपके अनाज आप पेट चलता है। तो आर्थिक स्थिति कहाँ से नहीं है। दुनिया में इकोनॉमी के मामले में हम 5वें नंबर, कई ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में अगर रेशियो वाइज कम किया तो ठीक ठाक लगता है। लेकिन अगर 255 लोगों को निकाल दिया जाए तो पर कैपिटा इनकम क्या होगा समझ। आप कभी मोबाइल या कैलकुलेटर लेकर बैठिएगा और निकाल के देखिएगा तो बहुत रोस्ट करने से। तो एलपीजी मॉडल आई थिंक मेरे हिसाब से, अब सब अर्थशास्त्री का सोच अपना अपना होता है, लेकिन मेरे हिसाब से भारत के लिए उदारीकरण सही नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। और वो मजबूरी आज इस हद तक पड़ गया है कि आपको एक लाइन दिख रहा होगा, वैश्वीकरण को नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता है। अब इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। ये इतना तेज गति से भाग गया। कारण क्या थे तो 1991 में सुधार के। तो सबसे पहले कारण था भुगतान संतुलन का संकट। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, नहीं पढ़े हैं? इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर था 12th क्लास में, भुगतान संतुलन। तो उसमें सारांश क्या था कि किसी भी देश का जब आयात अधिक बढ़ जाए, खरीदारी बहुत ज्यादा करने लगे और आपकी बिक्री कम हो, सपोज कीजिए कि आपका दुकान है, ठीक है, आप बहुत सारे प्रोडक्ट मंगा ली और सेल हो ही नहीं रहा, आपके पास संकट हो जाए, होगा ना, भुगतान संतुलन हो का संकट हो जाएगा, क्योंकि आपका इन्वेस्ट ज्यादा हो रहा है और इनकम कम हो रहा है। तो 1991 में भारत का आयात बहुत बढ़ गया और निर्यात बहुत कम। एक कारण, लेकिन दूसरा कारण था विदेशी मुद्रा का भंडार जो था वो घट गया। किसी भी देश के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार घटना बहुत ही डेंजरस है। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा का भंडार था वो घट गया। ड्यू टू रीजन क्या था, तो खाड़ी युद्ध जब हुआ था 90 में, गल्फ वॉर, फर्स्ट गल्फ वॉर, उसमें क्या था कि उस युद्ध के कारण जो पेट्रोलियम गैस या लिक्विड या तेल जो भी था, इसकी कीमतें जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ, उच्च राजकोषीय घटा हुआ। और मान चलो कि पेट्रोलियम की नीड तो सबको है, मान चलो कि पेट्रोलियम नहीं होगा तो ट्रक, ट्रेन, जो यातायात की चीज है, ह्यूमन बना भी जाए, लेकिन सामान का जो चेन है, सप्लाई चेन है, वो तो टूट जाएगा ना। तो उसके सारकार को महंगे दाम पे खरीद के सस्ते दाम पे बेच देना पड़ेगा अपनी सरकारी कंपनियों को, सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। तो 1990s का जो युद्ध रहा वो भारत के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल हुआ। अब भारत के लिए नहीं, आई थिंक सभी अनडेवलप्ड कंट्री के लिए, सभी विकासशील देशों के लिए ये सबसे ज्यादा। वहाँ जो तेल महंगा होगा तो काफी ज्यादा, और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत को IMF से ऋण लेना पड़ा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेना पड़ा। और ऋण कोई ऐसे तो देगा नहीं, हम आपसे ऋण मांगेगा, दीजिएगा आपको? बिल्कुल नहीं दीजिएगा। और दीजिएगा तो बोले कुछ गिरवी इसके बदले
मेरे पास तो सोना भी नहीं, आपके पास तो सोना भी है। हमको लिए किडनी फेफड़ा लंग्स का मान लीजिएगा, गारंटी नहीं है। लंग्स से थोड़ा कहाँ गुर्दा सर, गुर्दा मान, किडनी और गुर्दा में खान कर अब कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब भारत को भी IMF ऋण दिया, इसके बदले में भारत को सोना गिरवी रखना। रखना पड़ता और जब आप सोना गिरवी रख देते हैं, तो आपको कल ही मैंने पढ़ाया है कि सोना जो है वो लिंक्ड है डॉलर। डॉलर से। तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने यहाँ का संरचनात्मक सुधार करना पड़ा। यही सुधार के चक्कर में सोवियत संघ भी बर्बाद हुआ, और आज हम भी बर्बाद हुए। 15 घंटा लेकिन हमारी मजबूरी थी, वो शौक से किया है। और सहायता सबको IMF ही किया था। मतलब अगर इससे सहायता लोगे तो आप समझ लो कि कुछ ना कुछ लोटा है। फ्यूचर में आपका नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, नहीं तो आबाद नहीं जाओगे। अब इसका क्षेत्रवार प्रभाव क्या पड़ा, लेकिन क्षेत्रवार प्रभाव से पहले क्या है कि IMF ने सहायता दिया, उसका शर्त क्या था? सिर्फ सोना लेके सहायता नहीं देती है, कर्ज जो मिला वो सिर्फ सोना के बदले नहीं मिला। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, क्या नियम और शर्तें लागू। नियम और शर्तें क्या थी? तो पहला शर्त था कि SAP लागू करने का क्या कहा था, सरहद, यानी कि संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, सस्टेनेबल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। उसके बाद कुछ और शर्तें रखी गई। सरकार को नियंत्रण में कमी रखना होगा, सरकारी नियंत्रण में कमी रखना होगा। और क्या रखा गया? तो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, यानी कि बाजार को ओपन करना होगा, यानी उदारवादी अर्थव्यवस्था अपनानी होगी। और क्या किया गया? तो व्यापार का उदारीकरण, फ्री ट्रेड करना होगा। और क्या किया गया? तो विदेशी निवेश, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको आपको प्रोत्साहन करना होगा, यानी कि भाई विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको टैक्स फ्री कर दो, लाइसेंस में रिलीफ कर दो, यानी कि पास लिबरल हो जाओ, जिसको को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। उसके बाद कभी कभी मेरा हाथ जो है फड़फड़ाने लगता है अपने आप लोग को पीटने के लिए, स्वाद जो है मुझे तो मन किया। तो इसी के कारण भारत ने LPG मॉडल अपनाया। ये इनकी जो शर्तें थी वो उसका परिणाम था LPG मॉडल। हमने शौक से LPG नहीं एक्सेप्ट, क्योंकि IMF के प्रभाव से ही LPG को, नहीं मजबूरी है ना। देहात में वो कहावत है कि बुरे वक्त में गधा को भी बाप बोलना था, मरता क्या नहीं करता, और अंत में तो भाई मरता क्या नहीं करता। तो उस परिस्थिति में भारत ने यह अपनाया। और LPG मॉडल में 3 चीजें हैं, L, P और G, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो उदारीकरण में क्या होता है? लाइसेंस राज का अंत हो जाता है। विदाउट लाइसेंस आप कोई भी दुकान खोल सकते हैं। ऐसा दुकान जिसमें सरकार का कोई अच्छा नहीं है ना। अच्छा इसलिए नहीं है कि विदाउट लाइसेंस अगर दुकान खोलने लगे तो कम पूंजी वाले दुकानदार मर गए और बड़े पूंजी वाले कहीं जाके कुछ भी लगा, अमीर अमीर होते क्या, गरीब गरीब होते कैसे? इसमें तो ऐसा ठीक है, क्योंकि दुकान बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए ना, पैसे से पैसा बनता है। आपको बिजनेस का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपके पास है, अब पूंजी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। क्या कर दीजिए? अब 1 लाख रुपया पूंजी है आपके पास, सब कुछ कीजिए, भैया दुकान खोल लीजिएगा। कुछ भी दुकान नहीं, किसी भी चीज का नहीं खोल पाएगा, भैया दुकान नहीं मिलेगा पहले। 1 लाख में फोड़ा सा। दूसरा है निजीकरण। यहाँ के निजी क्षेत्रों की भूमिका बढ़ गई, सरकार का नियंत्रण खत्म के बराबर हो गया। और अंतिम है ग्लोबलाइजेशन। तो विश्व बाजार का एकीकरण हो गया, वैश्विक बाजार जो है आपके यहाँ एकजुट हो गए, एकीकरण हो गया। सतुआ के जगह पे माजा, थम्स अप, कोको कोला, स्प्राइट। चश्मा भी पियेंगे तो पहनेंगे तो मैंने लोकल चश्मा नहीं, रेबिन का पहनेंगे, लेंस कार्ड कौन कंपनी। अब इसका क्षेत्रीय प्रभाव आते हैं। तो पहला प्रभाव हम लोग क्षेत्रीय प्रभाव पढ़ते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ा? तो
एग्रीकल्चर में जो प्रभाव पड़ा वो सबसे ज्यादा पड़ता है नकदी फसलों पर। हम्म, यानी कि नकदी फसलों की भूमिका जो है वो बढ़ गई। कारण क्या है कि नकदी फसल, जैसे जो खाद्यान्न फसलें होती हैं वो आपके पास आएगी, आप ही खरीदोगे, लेकिन नकदी फसल दुनिया में हर जगह बिकती, हाँ, तो नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ा। एमएसपी, एमएसपी क्या होता है? मल्टीनेशनल मिनिमम सेलिंग प्राइस। मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो इसका दबाव बढ़ा के, अब जैसे अक्सर ये आप लोग पता पड़े कि नकदी फसल में कौन कौन सा फसल आएगा, क्योंकि प्रिया नेहा आपका ज्योग्राफी रहा है और सानिया जी आपका तो साइकोलॉजी पॉलिटिकल भी रहा है, हाँ, तो और सभी लोग तो भारत है, भारत किसी प्रधान देश है, तो नकदी फसल कौन कौन सा होगा बताइए। नकदी फसल का मतलब क्या होता है? हाँ, गन्ना, कपास, चाय, कॉफी, रबर, नील। तो कॉफी वो होता है, हाँ नील भी है। क्या बोले नील? तो चन्ना, कॉफी, गन्ना, कॉफी, चाय, सर गन्ना, शुगर केन, गन्ना, हम्म, कॉफी, चाय, चाय, नील, नील, कपास, कपास, तिलहन। कोक, तिलहन जो होता है ये तिलहन, तिलहन नहीं, कोस बोले। कोक, कोक, अरे कोक वही कॉफी वाला। कॉफी, अच्छा, रबर भी है। रबर, तो ये सब नकदी फसलें हैं। इनका प्रभाव उत्पादन ज्यादा बढ़ा, एमएसपी पर दबाव बढ़ा, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है उसको देने का दबाव बढ़ने लगा। अभी कुछ दिन पहले तो दिल्ली में आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, उसमें भी एमएसपी की मांग थी, और इसका परिणाम क्या हुआ बताइए। हाँ, तो ये जो भी नकदी फसल था उसका विस्तार होगा। हाँ? नकदी फसल का तो आईएमएफ, बोलो। इसको नकदी फसल क्यों बोला गया सर? मतलब कि अच्छा, आप सपोज करो कि गन्ना का प्रोडक्शन हो खेती करेंगे। कहीं भी, मान लो प्रिया गन्ना का प्रोडक्शन की, अब गन्ना कितना खरीदोगे? जितना मेरे काम का हो। कितना काम का हो? 2010 हाँ? एक हैं? उसको हम लेके लेके उससे हम गुड़ बना के बेचेंगे। अरे तो वो तो फिर गुड़ बनाएंगे तब तो नकदी हुई ना गया। तो आप कैश उसको, क्रॉप से है। वो कैसी ना है, आप उसको जब ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी में खरीद रहे हो तो बिजनेस के लिए खरीदो, हाँ, यानी इसीलिए वो नकदी फसल है। अच्छा, अब गेहूं है, चावल है, तो ये खाने के लिए खरीदते हैं आप। गन्ना खरीदिएगा तो एक आध पीस भले खरीदिए खाने के लिए, लेकिन ज्यादा खरीदिएगा तो नकदी है, बिजनेस पर्पस। वो बिजनेस पर्पज से खरीदते। अब कोक आप खरीदेगा कीजिएगा, कुछ नहीं, वो मेरे काम नहीं है। कॉफी बहुत ज्यादा खरीदेगा कीजिएगा, चाय है तो उसको भी बेचना है। साल में कितना कॉफी खरीदिएगा? 3-4 डब्बा। हैं? 3-4 डब्बा। 3-4 डब्बा, यानी कि मुश्किल से 2-3 हजार पीने ही मतलब पिए। एग्जैक्टली पीने भर। लेकिन अगर बिजनेस करना होगा तो बहुत बहुत खर्च इसीलिए नकदी। है। तो एमएसपी समर्थन मूल्य पर प्रभाव क्या पड़ा कि आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ के दबाव में सब्सिडी को कम करने का या तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया। यह प्रेशर बढ़ा किसका? आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ का। और सब्सिडी जो होता है, जैसे आज भी गैस आप लेते हैं ना, तो जो जिनके पास उज्ज्वला योजना है उनको सब्सिडी मिलती है, 1000 मिलेगा तो 300 कुछ रुपया, 200 कुछ रुपया कम। लेकिन जिनका जनरल सब्सिडी नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब है कि इस पे भी डब्ल्यूटीओ का और आईएमएफ का इतना कंट्रोल हो गया कि एमएसपी की जो रेट बढ़नी चाहिए था जिस दर से, उस दर से तेजी से नहीं बढ़ पाई। आज भी अब देखें, किसान जब खेती करता है ना तो आलू उसका 5 रुपए केजी बिक जाता है, ठीक है, गन्ना सस्ते में बिक जाता है, धान अभी सीजन आया है 24.5 रुपया रेट रखा गया है सब एमएसपी, जबकि वही चावल आपके पास आता है तो 50 रुपए 55 रुपए केजी चावल होता है। तो कहने का मतलब है कि किसानों को सही एमएसपी नहीं मिल पा रहा है, किसानों को सही रेट नहीं दिया जा रहा है। हाँ, एमएसपी का जो जैसे गति से दुनिया में महंगाई बढ़ी उस गति से उनका एमएसपी नहीं बढ़ा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा, ठीक है। और ये कारण, इसका कारण क्या है? इसका कारण है आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ, उनका जो दबाव था। अच्छा, आप एक और चीज ध्यान दीजिएगा, एमएसपी जो है सिर्फ खाद्यान्न वस्तुओं तक सीमित रह गया। आलू पे एमएसपी मिलता है? बैंगन पे, बिलेती पे, टमाटर पे, टोमेटो पे नहीं मिलता। टमाटर पे नहीं होता है। नहीं, कहने का मतलब है कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अनदर गुड्स जो हैं उन पे आपको एमएसपी नहीं है। एमएसपी कहाँ मिलेगा? गेहूं, धान, मकई,
मतलब वेजिटेबल मैन। बाजरा में भी नहीं है, मक्का में भी नहीं है, तो एमएसपी तो कंक्लूड हो गया ना, एमएसपी का दायरा तो उसी में चला गया। अब जो किसान धान खेती और गेहूं की खेती नहीं कर रहा है उनको तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिल रहा है। दाल उल की खेती में कहाँ एमएसपी है? नहीं है। खाली गेहूं में और यूपी में शायद गन्ना में दिया जाता है, सिर्फ यूपी में। हाँ, गन्ना की खेती ज्यादा होता है। पश्चिमी यूपी गन्ना का चीनी मिल का एक सेक्टर है। मेरठ वाला। हाँ, अब है वैश्विक कीमतों का प्रभाव। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय किसान जो है वो वैश्विक स्तर पे जुड़े और उसका प्रभाव भी दिखा। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उतार चढ़ाव होगा तो उसका प्रभाव सीधे हम पे पड़ता है। अगर अमेरिका में मंदी आएगी तो मंदी हमारे यहाँ प्रवेश कर जाएगी, इंग्लैंड में मंदी आएगी तो हमारे यहाँ प्रवेश कर जाएगी। यानी कि हमारा जो मार्केट है इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड हो गया। ठीक है, उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग जो है, अच्छा वैश्विक उद्योग पर वहां पे क्यों पड़े? क्योंकि हम नगदी फसल का प्रोडक्शन ज्यादा शुरू करते हैं। अब ज्यादा नगदी फसलें होंगी विश्व में, मंदी पड़ेगा तो खरीदेगा कोई नहीं ना, तो हमारी कृषि जो है उसका नकारात्मक पक्ष भी है। उद्योग धंधा, तो उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। एमएसएमई की संकट, तो जब बड़े उद्योग आएंगे, लाइसेंस राज खत्म हो जाएगा तो छोटे उद्योग क्या करेंगे? दे दे रहा हूँ, दे दिला देता हूँ। उनका तो नहीं चल पाएगा। आप एग्जाम्पल, आप तो लोकल लेवल पे एग्जाम्पल समझो कि अगर बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट आ जाए तो छोटे टीचर्स को कोई पूछता है? टीचर्स छोटे नहीं होते हैं, छोटे कोचिंग वाले कोई पूछता है क्या? नहीं पूछते, क्योंकि आपको पसंद क्या है? एसी, बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइटिंग, स्मार्ट बोर्ड, एजुकेशन है। बड़े मॉल्स आ जाए तो छोटे कपड़ा दुकान वाले को कोई पूछेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि छोटे कपड़े दुकान वाले क्वांटिटी देना पसंद करते हैं, क्वालिटी देना पसंद करते हैं, दिखावा उनके पास नहीं होता है, क्योंकि उनके पास पूंजी छोटी होती है। और मॉल में अब जाओगे, बड़े बड़े ब्रांड्स वहां पे मॉल चला रहे हैं, वहां पे कुरकुरे से लेके चिप्स तक मिलेगा। कुरकुरे से लेके कपड़ा से लेके बर्तन से लेकर, आप समझे नहीं? समझिए चिप्स का मतलब चीप क्वालिटी। हम तो बोले चीप आइटम। कहने का मतलब है कि एमएसएमई का संकट भी भारत में पड़ा, छोटे और मझले उद्योग जो थे वो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। और उनके दुकान में कभी गाना बजता था कि उड़ी उड़ी जाए जश्न वाला, और आज जाइएगा तो बेचारे, ये ऑल इंडिया रेडियो है और उस पे आप सुन रहे हैं दिल के आंसुओं में बह गए। उसके बाद मेक इन इंडिया आया, शाइनिंग इंडिया है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, और क्या है वो आपके सामने। सेवा के क्षेत्र में आइए तो आईटी क्रांति हुई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति हुई, ये तो हुआ है। और आईटी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? तो विदेशी निवेश पड़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और क्या पड़ा? तो श्रम शक्ति है सस्ती हो गई। ये इसका कारण था ना, मतलब श्रम शक्ति नहीं हो क्रांति हुआ। अब घर बैठे आप काम कर रहे हो तो मेहनत कम लग रहा है। और यहाँ पे अंग्रेजी भाषा की वैल्यू बढ़ गई। अब इतनी वैल्यू बढ़ गई कि अंग्रेजी में दुलाई लिखती है, हम अंग्रेजी स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। कॉन्वेंट वाले देखिए कैमरा जिसको आप पढ़ लीजिएगा, हम इसे बताएंगे आपको। देखिए ना, हिंदी में भी कुछ लिखा है, सरकारी वाले की पढ़ी नहीं पा रही, हिंदी में गा रही। ठीक है, तो भारत जो है वैश्विक आईटी का हब बन गया, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ये मार्केट सब जो आईटी सेक्टर वाले थे उनके लिए सबसे आसान रहा, और यहाँ पे निर्यात बढ़ा, आय में वृद्धि हुई, और उच्च वेतन वाले रोजगारों में वृद्धि है। अब नोएडा में चले जाओ ना, एक पूरा नोएडा सिटी बसा दिया गया है आईटी सेक्टर के, और वहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, उनकी सैलरी काफी अच्छी है, पैकेज अच्छी होती है। और कहा जाए तो सेवा के क्षेत्र में जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान करता है। ठीक है, कॉल सेंटर्स और बीपीओ खुले तो
अच्छा कभी कभी फोन आता है ना, हेलो मैं फलानी बोल रही हूँ, हैं? आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, अच्छा कॉल आप 299 का रिचार्ज वैसे करवा लें। नहीं। हाँ। प्रिय ग्राहक, आपका एयरटेल पैक जल्द ही समाप्त होने वाला है। 399 के साथ रिचार्ज करें 5G अनलिमिटेड डाटा। धन्यवाद। तो कॉल सेंटर्स और बीपीओ का जो है बहुत ज्यादा प्रभाव विस्तार दिख रहा हुआ और शहरी गांव के लिए रोजगार मिला, जिनकी आवाज सुंदर है उन लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े, कॉल सेंटर और नाइट शिफ्ट और सामाजिक प्रभाव इससे बदला। कॉल सेंटर्स में नाइट वर्क शुरू हो गए। उसके बाद है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी का संबंध 1991 से है, और इसमें क्या होता है कि सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। यहाँ पे कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। यहाँ पे रोजगार जो होता है अनौपचारिक होता है, कोई ऑफिशियल नहीं होता है। आज सुबह में जॉब है, शाम को आपके पास होगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। ओला और जोमेटो इससे श्रम अधिकारों पर ही क्वेश्चन मार्क लगे। इसमें कौन सा काम होता है ऐसा? कोई भी काम, प्राइवेट कंपनी में कोई भी काम। जो प्राइवेट सपोज कीजिए कि आपके दुकान में हमको आप रख लिए जॉब पे, और रख लिए, अभी रखने से पहले ही कह दिया ना, यही है गिग इकोनॉमी। आपका दुकान बहुत बड़ा है, आपकी दुकान अच्छी चल रही है, आप हमको रख लीजिए एज ए एडवर्टाइजर, एज ए मैनेजर, एज ए वर्कर, एज ए लेबर, जो भी, एज ए प्लानर, कुछ भी रख लिए। ठीक है। उसके बाद और आपके बिजनेस का ग्रोथ कम हो गया, तो घटा तो आपके पास पैसा रहेगा तब ना आप पे करोगे। पेमेंट नहीं कर पा रही इसलिए हटाएंगे कि वो कोई काम क्यों नहीं कर रहा है, या फिर दोनों रीजन हो सकता है, बट्टा बैठा रहा है इसलिए। दोनों रीजन हो सकता है। बिजनेस अगर डाउन होगा तो भी आप लेबर कम कर दोगे। हाँ। अगर बिजनेस चल रहा है और उससे सस्ता लेबर आपको मिल रहा है, आपको याद होगा पोएट एंड पैनकेक्स वाली स्टोरी 12th में, जो किनारे में बस बेचारा जो प्ले बॉय था एक, उस सपना लेके कहा आया था कि हमको एक्टर बनना है, राइटर बनना है, राइटर बनना है, बहुत कुछ बनना है। और हाँ ऑफिस बॉय लास्ट में और सब जिम्मा मिलता था सुब्बू को, रंगनाथन सुब्बू। पेपर काटता था, पेपर कटिंग का उसका। तो कहने का मतलब है कि यही है गिग इकोनॉमी। यहाँ पे कोई भी चीज आप हम ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय का भी पेपर कटिंग का थोड़ी काम था, जो राइटर थे उनका काम ओके, हाँ राइटर का काम है। अब वैश्वीकरण और रोजगार, ग्लोबलाइजेशन एंड जॉब। तो स्किल्ड वर्कफोर्स की मांग अब क्या है कि आप सिर्फ बीए पास कर लिए तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपके पास हुनर होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए। जैसे कल एक जगह से हमको कॉल आया, कहाँ से कॉल आया एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 30 लोगों को उनको रिक्वायरमेंट जॉब के लिए। क्या काम क्या? पहले सुन, वही तो एक बार बताया योग्यता। उन्होंने क्या बताया कि वो पढ़े लिखे हो, और दूसरी योग्यता क्या है कि वो दिखने में सुंदर हो। पढ़े लिखे हो ये तो ठीक था, बड़ी योग्यता ये थी कि वो दिखने में सुंदर। काम का ऐसा वही कौन से कॉल से का मतलब तो कॉल पे बात करना, आवाज अच्छा होना चाहिए। कॉल सेंटर में सिर्फ कॉल पे थोड़ी बात होता है, सामने आके इसमें स्विच जो होते हैं वो भी कॉल सेंटर का ही पार्ट है, वो भी तो कॉल ही करते हैं, लोग बात ही करते हैं वीडियो कॉल पे, फेस टू फेस। अच्छा फेस टू फेस। तो स्किल वर्क फोर्स की मांग बढ़ी। अगर आपके पास स्किल है, आपको अच्छे से कंप्यूटर आती है, अच्छे से टाइपिंग आती है, अच्छी एडिटिंग आती है, बोलने आता, अच्छा से ड्रेसिंग सेंस है, बोलने आता है, तो आपको नौकरी मिल सकती है प्राइवेट कंपनियों में। वही 2-3 हजार। और कहीं अगर आपसे ज्यादा सुंदर कोई आ गई ओवर मेकअप करके, तो लात मान के आपको भी निकाल सकते। मतलब मान लीजिए कि सानिया जी सुंदर है, इनको जॉब मिल गई। आप तो बिजनेस मैन, एक बात हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि सानिया जी सुंदर है, इनको कोई कंपनी हायर कर रही है। उसके बाद प्रिया जी पूरा मेकअप करके आ गए, पैनकेक्स कंपनी वाला मोटा सा, तो उसके बाद सानिया जी को लात मार के निकाल दिया जाएगा। हाँ, फिर अगर नेहा जी आके थोड़ा सा और लिपापोती करके एशियन पेंट का, तो प्रिया जी को भी निकाल दिया जाए। तो कहने का मतलब कि आप कुछ भी सेफ नहीं है, टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं। हाँ, लेकिन ये जॉब जो है वैश्विक है, ठीक है, क्लियर।
अब इसकी समस्या क्या है? तो जॉबलेस ग्रोथ, कब जॉब मिला और कब जॉब कैसे कोई गारंटी नहीं है। आज जॉब ये तेजी से बढ़ रहा है ग्रोथ, बेरोजगारों की संख्या। और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर क्या है बताइए? हम्म? मजदूरों को तो यहाँ पे नौकरी की अस्थिरता है, अस्थिरता, टेम्पररी नौकरी है, कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं है, परमानेंट, कोई सैलरी की गारंटी नहीं है, कमी लगा, कितना टाइम काम करना है इसका भी कोई गारंटी नहीं, कोई कारण टाइम लिमिटेशन कुछ नहीं। बस आइए काम कीजिए, पैसे मिल जाएंगे और बेकार आइए पैसे। तो ये समस्या है। अब ऐसे में क्या हुआ, तो असमानता बढ़ी, गरीबी बढ़ी, क्षेत्रीय समानता बढ़ी, जो इसका भी हम लोग कई 3 दिन से पढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय समानता क्या है? डिजिटल डिवाइडर हुआ। अब देखिए ना, मेरे पास ये जो मोबाइल है 2G है, आप लोग पास 5G है। रिचार्ज 5G का आता है, चलता 2G, 2G की 4G, 2G ना आज ही कर रहा है। 2012 का मोबाइल है, 3000 में सेकेंड हैंड खरीदते थे, तो ये 2G चलता। अब आइए जेंडर इनइक्वालिटी, तो लैंगिक असमानता की तेजी से बढ़ रहा है। लड़के लोग पढ़ लिख के भी बेरोजगार रह रहे हैं, लड़कियां लोग अनपढ़ होकर अरे मुंह पे मेकअप लगा के मेकअप भी लगा के नौकरी नौकरी ले ले लेते रहे हैं। हैं। तो लड़का लोग मुंह पे मेकअप लगा के भी। तो लड़का को नहीं देता है सब अरे तो जगह। लड़का लोग लड़की बनने पे फोकस करो, तो कपड़ा पहन के साड़ी पहन के फिल्म्स बना रहा है। है। तो जेंडर इनइक्वालिटी जो है, पाल वो सारी खिल के आना सुना आप लोग को आज आप नहीं ये ना। भी नहीं किए साड़ी, मुझे इसमें सपना देखे साड़ी, सपना देखे तो चलिए साड़ी। कोविड-19 में भी वैश्वीकरण, तो सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन हुआ, वैक्सीन नेशनलिज्म हुआ वैक्सीन का, और डीग्लोबलाइजेशन पे बहुत चर्चा हुई। बस वैश्वीकरण खत्म कैसे किया जाए, इस पर काफी बहस अब तो खत्म नहीं हो सकता है। हुई। ये लेकिन लिखा हुआ है, लेकिन हम तो हाँ, बोले थे लेकिन हमको आता है हिंदी, लेकिन हाँ हिंदी वाले, लेकिन डिजिटल डीग्लोबलाइजेशन पर बहस हुई, लेकिन डिजिटल ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ओ भाई, क्योंकि इसके बाद यूट्यूब, इंस्टाग्राम आप देखिएगा तेजी से ग्रो हुआ, और ये भी एक बिजनेस का मार्केट बन गया। याद कीजिए खान सर को, कहाँ से आए? कोविड-19, विकास जयकृति सर, पीडब्ल्यू, जितने भी बड़े लोग आए, इनकी एंट्री इसके ही। तो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की मांग बढ़ेगी। अगर इसको हम लोग यूपीएससी लेवल पे पढ़े, तो यूपीएससी लेवल पे बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन को पढ़ना है एक टॉपिक, ग्लोबल वैल्यू चेंज को एक टॉपिक पढ़ना है, साउथ साउथ कॉपरेशन, दक्षिण दक्षिण समाज था या सहयोग, ये आपको पढ़ना है, डिजिटल डिवाइड एक पढ़ना है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास है, ये पढ़ना है। 5 टॉपिक को अगर पढ़ लेते हैं यूपीएससी के लिए तो काफी हो जाएगा। ये अक्सर जो पढ़ रहे थे, ये तो कंप्लीट पॉइंट वाइज ग्रेजुएशन और 12th के लिए टॉपिक था, लेकिन यूपीएससी के लिए इन 5 टॉपिक को आपको कवर करना होगा। ठीक है, साउथ ऑफ ऑपरेशन 12th में पढ़े हैं आप लोग, दक्षिण दक्षिण समाज, तो ये यूपीएससी के लिए आपके सिलेबस में है। अब आते हैं वैश्वीकरण की जो मेन थीम्स है, पॉइंट्स है। तो फर्स्ट है कि अब आपको ध्यान देना होगा वोकल फॉर लोकल। तो आप सभी को लोकल चीजें खरीदनी होंगी, और लोकल चीजें ज्यादा मार्केट में सप्लाई हो, इस पर फोकस करना होगा। नहीं तो आने वाले दिन में हम फिर से गुलाम बन सकते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने ही आई, ये हमें नहीं बोलना चाहिए। और औपनिवेशिक गुलाम तो कहीं ना कहीं आज भी हम लोग है। तो वोकल फॉर लोकल पे हम लोग को ध्यान देना होगा। और दूसरी बात कि वैश्वीकरण को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए ग्लोबलाइजेशन अच्छी चीज है, लेकिन सरकार को स्ट्रेटजी तय करना होगा कि ग्लोबलाइजेशन कितना, किस हद तक विश्व का प्रभाव मेरे पर पड़ती है। और तीसरा है रेसिलिएंट सप्लाई चेन। तो मिलते हैं आज कुछ देर बाद आप लोग के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय।